हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के तीसरा अध्याय जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति और जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये दो ऑब्जेक्टिव जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख लीजिए एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। दोस्तों ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हमारे जयप्रकाश जी का पावन धरती पर आगमन हुआ था, यानी कि पधारे थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। और दोस्तों चल बसे यानी कि निधन हुआ था इसका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। दोस्तों हाँ 79 जो होता है वही। तो दोस्तों उसका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं महा इंपोर्टेंट है, समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, याद रखने के लिए और क्या। तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्लास देख लेते हैं। हमारे जयप्रकाश जी की जीवनी, उसका परिचय, वो भी आपके टेक्स्ट बुक के आधार पे। तो दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देख लीजिए। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी के परिचय, और इसके बाद आपको इसका लेखक इसके लिखे हुए संपूर्ण क्रांति दूसरा इसके पार्ट 2 वाला वीडियो में मिल जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, हमारे पास साथ बस हमको सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बस चलिए देख लेते हैं आज का क्लास। दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों ये चल बसे यानी इसका निधन जो हुआ था, ये जो मृत्यु हुए थे इसकी, तो दोस्तों उसका डेट था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। और दोस्तों इसका जन्म स्थान जहाँ से बिलोंग करते थे, जहाँ रहते थे, जहाँ इसका गाँव था, जहाँ इसका घर था, उस जगह उस पावन धरती का नाम था, पावन भूमि का नाम था दोस्तों सिताबदियार गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में जो फैला है। दोस्तों मेन जगह का नाम है वहां का सिताबदियार गांव। इतना ही आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है तो याद रखिएगा ही। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, घर जो समझिए जन्म स्थान, तो सिताबदियार गांव जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले हुए हैं। तो चलिए इसके दोस्तों पुकार के नाम, जिसे दोस्तों बचपन में जो पुकारे जाते थे, यानी जैसे आपका नाम मान के चलिए दीपक है, तो दीपक आपका नाम है, आपको कोई और नाम से भी पुकारते होंगे आपके घर पे और कहाँ पे। तो दोस्तों गलत मत सोचिएगा, मेरा तो यही कहना है, वैसे आपका जो कहना हो, मुझे तो बस आपके साथ जुड़े रहना है। तो चलिए जुड़े रहते हैं दोस्तों। एक बचपन में जो है दोस्तों बाउल, जी हाँ दोस्तों बाउल नाम से पुकारा जाता था। आपके समझ रहे होंगे कैसा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। और क्या, ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, पान और मत थूकना जाके कमेंट में। और क्या दोस्तों बाउल नाम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, ये भी दोस्तों है जितना इंपोर्टेंट वो दोनों है, समझ ही गए होंगे। निधन जन्म, तो हमारे बिहार बोर्ड वाले दोस्तों उसके बचपन का नाम था बाउल, समझ गए होंगे, दिमाग में कान में घुस गया होगा, तो इसे याद रख लेना। आगे देख लेते दोस्तों। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध अपनी जन्म अक्षप्रथा के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसको दोस्तों लोक नायक के रूप में भी कहा जाता था, मतलब समझ गए होंगे, पुकारा जाता था, कहा जाता था, बुलाया जाता था, प्रसिद्ध थे लोक नायक के रूप में। और इसका बचपन का नाम था क्या, बाउल। चलिए आगे देख लेते हैं। अब याद रहे ना रहे, बस आपको याद करना ही है, एग्जाम में पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा और क्या। तो चलिए इसके पिताजी एवं माताजी के नाम देख लेते हैं क्या है। दोस्तों इसके माताजी का नाम था फूल रानी, आपने सही सुना, फूल रानी। और इसके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, समझ गए होंगे। इसके माताजी का नाम था फूल रानी, जी हाँ फूल रानी है। और इसके माताजी का नाम था दोस्तों फूल रानी, और इसके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था, हर्षुदयाल। तो ये सब याद रखिएगा, दिमाग में रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो एग्जाम में लिखना जो लिखना हो, मुझे नहीं पता, बस कमेंट बॉक्स में मत थूकना। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। पत्नी, दोस्तों इसके पत्नी भी थी, तो देख लेते हैं पत्नी जी का नाम। तो पत्नी जी का नाम था दोस्तों प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी।
इसके पिताजी जो थे दोस्तों, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी के पिताजी, वो जो है दोस्तों प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो ये टॉपिक याद रखिएगा दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। तो दिमाग में घुसा तो ठीक, नहीं घुसा तो एग्जाम में जो लिखना लिखना, मुझे नहीं पता। चलिए दोस्तों, इसकी कुछ शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पढ़ा भी था, जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने पढ़ा था। तो उसके कुछ शिक्षा देख लेते हैं, वो भी हमारे जयप्रकाश नारायण जी के लिखे हुए। आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। दोस्तों आरंभिक यानी कि आरंभ, समझ ही गए होंगे, हमारे बिहार के छात्र तो आरंभ 10th तक करते हैं गांव से, तो वहीं आरंभ किए थे गांव से। और उसके बाद दोस्तों पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। तो दाखिल हुए, नामांकन कराए, रहे, नाम लिखाए, वहां पे पढ़े। यही बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख और लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। तो दोस्तों वहां से उन्होंने बिहार के हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर लेख और सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए। आप तो नहीं किए होंगे, हमको पता है, किए होंगे तो ठीक, नहीं किया है तो कीजिए। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उन्होंने हमारे जयप्रकाश जी यानी कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो है दोस्तों, उस आंदोलन के जो दौरान है अपनी शिक्षा इसको छोड़नी पड़ी, अधूरी छोड़ दी। चलिए आगे देख लेते हैं। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। दोस्तों 1922 ईस्वी में हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। आप कहाँ गए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, थूकना नहीं है। तो चलिए तो देख लेते हैं आगे। वहां कैलिफोर्निया, बर्कल, विस्कंसन, मेडिसन आदि की कई विश्वविद्यालय में अध्यापन किए। दोस्तों वहां पे इन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कल, विस्कंसन, मेडिसन आदि की विश्वविद्यालयों में पढ़ाई किए थे। और वहां दोस्तों मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। दोस्तों वहीं पे उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा भी ग्रहण किए, पढ़े, लिखे। और आगे माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ने न कर सके और देश लौट आए। दोस्तों उसके माँ जी जो थे दोस्तों अस्वस्थ थे, कुछ बीमारी वगैरह होगा तभी ना अस्वस्थ थे। तो जो भी था वैसे, लेकिन वो स्वस्थ थे, हेल्दी नहीं थे, अनहेल्दी थे, वो स्वस्थ थे। तो दोस्तों उसी के दौरान उन्होंने पीएचडी के डिग्री नहीं हासिल कर पाए, पढ़ नहीं पाए और अपने देश यानी कि इंडिया लौट आए। समझ ही गए होंगे, इंडिया लौट आए। तो आगे देख लेते दोस्तों, आगे क्या। दोस्तों राजनीतिक जीवन, उन्होंने अपना कुछ पॉलिटिकल लाइफ भी गुजारे, यानी कि राजनीतिक जीवन भी गुजारे वो अपने लाइफ में। तो देख लेते हैं कहाँ गुजारे, क्यों गुजारे, नहीं गुजारे, तो इसमें पढ़ेंगे तभी ना समझेंगे। तो पढ़ लेते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल हो गए। हमारे महान व्यक्ति को भी जेल हो गए, बच के रहिएगा, कमेंट बॉक्स में मत थूकना। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, ये भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो दिमाग में घुसा लीजिए जैसे घुसे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में के दौरान इसको जेल हो गया। आगे देख लेते हैं। जेल से बाहर निकल कर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों इन्होंने जेल से निकलते ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में शामिल हो गए, वहां पे अपनी भूमिका दी। अपनी इंट्रो मतलब समझ ही गए होंगे, भूमिका ही होता है, उसका इंग्लिश नाम है इंट्रोडक्शन, भूमिका। तो अपना इंट्रो वहीं पे निभाए उन्होंने। 1940 और 1943 में भी जेल गए। वाह, चले गए जेल, और क्या होगा। 1939-1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। दोस्तों 1942 के दौरान जो है हमारे लोग जयप्रकाश नारायण जी को विशेष परिस्थिति भी मिली। और परिस्थिति मतलब समझ ही गए होंगे, हमारे बिहार के बच्चे, बिहार के दोस्तों, बच्चे नहीं, आपके दोस्त जैसे हैं,
तो हमारे दोस्त समझ ही गए होंगे परिस्थिति का अर्थ अच्छे से। तो आज़ादी के समय 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन में योगदान दी। दोस्तों आज़ादी का जो समय था 1947 के दौरान, यानी 1952 ईस्वी में उन्होंने जो है दोस्तों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गठन का भी योगदान दिया अपने अनुसार। और आगे देख लेते हैं। धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक से स्वयं को अलग कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन छोड़ने का फैसला ले ही लिया। तो आगे देख लेते हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वाले भैया एंड दीदी थोड़ी सी। तो दोस्तों तो 1974 में छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व लिया था। तो समझ गए होंगे कि 1974 के बीच इन्होंने छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व लिया। ये हमारे बिहार बोर्ड वाले दोस्तों को बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं बनी ही रहती है। और आपातकाल के दौरान जेल हो गए, फिर दोस्तों इसको जेल हो गए। सोचिए इतना जरूरत है तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा ये बात। तो आगे देख लेते हैं। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। दोस्तों इन्होंने कुछ कृतियां भी लिखे। कृतियां तो समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मैं भी नहीं समझाऊंगा। रीएक्सट्रेशन ऑफ इंडियन पॉलिसिटी, कुछ कविता भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किए। दोस्तों इन्होंने कुछ कविता भी लिखी, कुछ रीएक्सट्रेशन ऑफ इंडियन पॉलिसिटी। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन निकल आया। तो दोस्तों आपके बीच सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पहुंचे जाएंगे आपके भेजे में, दिमाग में, कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने रिएक्सट्रेशन ऑफ इंडियन पॉलिसिटी नामक लिखे थे। समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये क्वेश्चन रहेगा, यही कहना चाहता हूं, रहेगा नहीं, रहता ही है। तो कुछ कविता भी लिखी है इन्होंने, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित किया, अपना डायरी वगैरह सब भी इन्होंने लिखे। तो सम्मान, दोस्तों समझ ही गए होंगे सम्मान कितनी बड़ी चीज है। तो इसको कुछ सम्मानित किए गए, कुछ सम्मान दिया गया, और कब दिया गया, क्यों दिया गया, ये तो पढ़ेंगे ही तो पता लगेगा। तो दोस्तों सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान, और 1998 में भारत रत्न। वाह, हमारे जो जयप्रकाश नारायण जी से उनको 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान दिए गए, और दूसरा दोस्तों 1998 में भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे खासा है, पूछने की संभावना बनी रहती है, रहती नहीं, रहती ही है। तो एक बार दिमाग में रखने में क्या जाता है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, बहुत लंबे नहीं है, थोड़ा बहुत लंबा है, बस 10 मिनट जुड़े रहिए। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के भारत एक प्रमुख समाजवादी विचार, क्रांतिकारी नेता, समर्पित समाजकर्मी और विद्रोह स्वाधीनता सेनानी थे। दोस्तों उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने 20वीं सदी के जो है भारत के एक प्रमुख समाजवादी और विचारक और क्रांति देशी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वतंत्रता में सेनानी थे। उन्होंने इन सब में सेनानी का भी वर्क किए, अपना उसमें विचार प्रकट किए रहे। उनका अध्ययन विशाल और वैधपूर्ण था। राजनीतिक संगठन कर्म और लोकसभा का अनुभव व्यापक और गहन था। दोस्तों उन्होंने राजनीतिक संगठन कर्म और लोकसभा का अनुभव व्यापक और गहन था, मतलब उसका अनुभव बहुत ही बेटर नहीं, बहुत ही ज्यादा बेटर था। और भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ गिने चुने लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। दोस्तों वो अपने समय में एक गिने चुने राजनीतिक नेता भी अच्छे खासे थे, नहीं रहे थे। तो चलिए देख लेते आगे। विदेशी से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। तो जैसा मैंने दोस्तों कहा था, अमेरिका से लौटने के बाद पीएचडी के हासिल नहीं होने के बाद नहीं, उनकी माँ की जो अवस्था थे खराब, उनके कारण जो वो अवस्था अस्वस्थ थे, अनहेल्दी जो थे दोस्तों, उन्हीं के दौरान जो लौटे थे। तो उसके बाद दोस्तों अपना पूरा जीवन नहीं, अपना कुछ लाइफ टाइम झोंक दिया, वो भी सोसाइटी सेवा में, समाज की सेवा में। तो आप भी झोंकिएगा, अभी पढ़ाई पूरी कर लीजिए।
स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। तो दोस्तों उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही क्रांतिकारी थी, बहुत ही रोचक थी, बहुत ही अच्छी थी। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता राजनीति को बदल दिए, अपने लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक रचनात्मक राजनीतिक और समाज सेवा का मार्ग चुना। उनके बाद जो दोस्तों उन्होंने लोकतांत्रिक रचनात्मक और राजनीतिक और समाज सेवा का मार्ग चुन लिया, यानी कि उन्होंने इस रास्ता पर चलना प्रारंभ किया, अपना गोल सेट कर लिया, यहीं पे चलना है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक के पक्ष में पत्रकारिता की। यह लोकसभा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में उनका योगदान था। दोस्तों पड़ोसी देश नेपाल जो थे, लोकशाही नामक जो एक घटना या जो भी हो था, उन्होंने अपना योगदान दिया रहे वगैरह सब, तो योगदान था, योग रहा था। गांधीवाद के संस्करण में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। दोस्तों उन्होंने इन सब में अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई थी। 60 के दशक अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोकसभा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वसाय लेखक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। दोस्तों डाकू वगैरह सब जो पुराने जमाने में होता था, तो उनके दिनों पर उन्होंने राज कर लिया। समझ गए होंगे, वो वाला नहीं, समझ गए होंगे, मतलब सबको सुधार दिए, अच्छा से रहने के लिए सिखा दिए, अपनी भावना, अपने संस्कार उसमें दिए, अपनी गुण दिए, समझ गए होंगे। तो आप लोग ज़्यादा आगे तक सोचिएगा तो खुद ही जानिएगा परीक्षा में क्या लिखना है, तो कम ही सोचिए जरा। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का पूर्ण दमन किया, तो जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। जब दोस्तों दमन के लिए जाना पड़ा, तो इन सब राज्यों में विद्यार्थियों के लिए फूट पड़ा। क्या फूट पड़ा? पढ़ेंगे तो ही जानेंगे, तो पढ़ना तो चालू ही रहेगा। आगे है दोस्तों, छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। दोस्तों छात्रों के और युवाओं के रिक्वेस्ट पर उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने, हमारे जो थे, उन्होंने छात्र आंदोलन के लिए नेतृत्व ले लिया है। तो आगे देख लेते हैं। तो आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया और जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए। दोस्तों छात्र आंदोलन के दौरान ही हमारे जयप्रकाश नारायण जी को लोक नारायण की उपाधि प्राप्त हुई थी और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। और दोस्तों उन्होंने युवाओं के प्रति जो है अपना एक अलग इमेज बना लिया, अपना एक अलग ही रूप रंग बना लिया। तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहकर पुकारने लगे इन्हीं के दौरान। दोस्तों ये जो था छात्र आंदोलन, तो इन्हीं के दौरान हमारे जो थे लोक नायक यानी कि जयप्रकाश नारायण जी, उनको लोक नायक के रूप में पुकारने लगे। तो आगे देख लेते हैं। दोस्तों उन्होंने सबके हृदय पर हृदय सम्राट बन गया, अर्थात सबके दिल पर राज कर लिया। समझ गए होंगे, वो वाला नहीं, हमारे लोगों के बीच जो होता है। गलत चीज मत सोचिएगा या कमेंट बॉक्स में मत थूकना है, बाहर ही थूकिए, दिमाग में कचरा कम रहेगा, एग्जाम में लिखेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक की। उन्होंने दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। दोस्तों यहाँ भी एक क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वाले भैया एवं दोस्तों के लिए। तो संपूर्ण क्रांति का नारा हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है दोस्तों, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ही दिए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी नहीं, महा जरूरी है, तो याद रखिएगा। एग्जाम में लिखना है तो, नहीं लिखना है तो कोई जरूरत नहीं है, अपने दिमाग पे मत थूकिए, आगे पढ़िए। देख लेते हैं दोस्तों। सुचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की।
तो उन पर अमल करने का भी अपील किया था हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने। कि आगे देख लेते हैं, उसका जबरदस्त असर पड़ा। जो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया उसके बाद उनको जबरदस्त असर पड़ गया अपनी उस दिन भाषण देने के बाद, संपूर्ण क्रांति का नारा देने के बाद। तो आगे देख लेते हैं, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। और दोस्तों देश में सत्ता परिवर्तन भी हो गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। क्योंकि दोस्तों संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य दूर था, तो लक्ष्य के पास जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो पढ़ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। सत्ता परिवर्तन जो था उसका प्रारंभिक चरण था, पहला सीढ़ी था, पहला रास्ता था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित आवास हो गया, संगठित प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना उनका अवसान हो गया और सत्ता बदल थी। किंतु संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह पर खींचातानी में दूर हुआ चला जा रहा था। किंतु लोक धर्मी संगठन शक्तियों द्वारा अथक रूप से भी अभी इस से आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाते और जरूरत से दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाते गए। दोस्तों हमारे जो जयप्रकाश नारायण जी वो अस्वस्थ होने के कारण उसके संपूर्ण क्रांति का जो नारा था दूर खींचा जा रहा था। तो पटना चले गए, वो अस्वस्थ रहने के कारण वहीं पे शिफ्ट हो गए, वहीं पे रहे। और समझिए होंगे अस्वस्थ बहुत ही ज़्यादा थे, असमान ढंग से वहीं पे रहने लगे। और दोस्तों यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण एक अंश प्रस्तुत है। दोस्तों 5 जून 1974 को जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने पटना में गांधी जो थे गांधी मैदान, वहाँ पे उन्होंने अपना भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति के बारे में। वो भी दोस्तों 5 जून 1974 ईस्वी को। तो ये भी याद रखना जरूरी है। और आगे देख लेते हैं क्या भाषण दिया नहीं दिया। तो 12th के बेस पे जितना होगा उतना तो मैं पढ़ के सुना ही देता हूँ। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनभुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों की संख्या से संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों में आए लोगों, विशेष कर युवा वर्ग के ऐसे ऐतिहासिक जन संपर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय क्रांतिकारी विचारक धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप से धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में भीड़ ने वैसे ही इकट्ठी हुई और ना वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरस्कार जनसंवाद कायम हो सका। चलिए दोस्तों भागे नहीं, पहले सुन लीजिए, इसका पूरा आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। समझ गए होंगे, कितना 0% समझे होंगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। वो जो थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने 5 जून जो 1974 को भाषण दिए थे हमारे पटना के गांधी मैदान में। तो दोस्तों वहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी भाषण दी और इतना अच्छा ऐतिहासिक और सामाजिक बारे में बताए कि वहाँ के लोग की इकट्ठी बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन और समझाए। और वहाँ से व्यक्ति जो निकला तो बहुत ही प्रभावित होकर निकला, बहुत ही ईमानदार बन के निकला, बहुत ही ऑनेस्टी बन के निकला। और दोस्तों उसके बाद ना कोई आज तक वहाँ पे इतना अच्छा भाषण दिया, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार, और ना उतनी भीड़ इकट्ठा हुई। आजकल की नहीं, 1974 ईस्वी की ही बात है। आजकल की बात छोड़िए, आजकल मॉडर्न युग है, समझ ही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नहीं इसी के सेकेंड पार्ट के साथ। वो भी आप अब पढ़ेंगे दोस्तों संपूर्ण क्रांति के बारे में। ये तो हो गया जयप्रकाश नारायण के बारे में, ये पहला पार्ट था इसका वीडियो का। और इसके बाद दोस्तों जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिए थे, तो दोस्तों उसी के बारे में पढ़ेंगे। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो ये एक भाषण है दोस्तों, ना कि कहानी है, ना कि निबंध है, ना कि लेख, ना कि कविता है। तो दोस्तों ये एक भाषण है। तो आपके ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन जाते जाते मैंने दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर को।
तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्या।